सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए फैसलों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। अदिति, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4 प्रमुख फैसले किए, जिसमें से किसानों से संबंधित भी हैं और हमारी रेलवे से संबंधित भी हैं। इस तरह से काफी सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में सबसे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज इस बारे में पूरी जानकारी दी। आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में 6 बड़े फैसले हैं। 6 फैसलों में 2 फैसले ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, हमारी फूड सेक्टर में आत्मनिर्भरता से संबंधित और हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने से संबंधित, और 4 ऐसे फैसले हैं जो रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और विशेषकर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर और मराठवाड़ा को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स। अदिति, सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करते हैं, जो आज एक प्रमुख घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसमें बजटीय अनुमान को, जो बजट की राशि निर्धारित की गई थी, उसमें अतिरिक्त 1920 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिससे इसकी राशि कुल बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए हो गया है वर्ष 2025-26 के लिए। किसानों को इससे फौरी तौर पे कितना सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि फसल एक ऐसी चीज है जो फसल जब कटान हो जाता है, फसल की कटाई होने के बाद उसका नुकसान न हो, इसमें कितनी मदद मिलेगी और इसके लिए कौन कौन से नए उपाय आज सरकार ने घोषित किए? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना जो है, उसका उद्घाटन जब हुआ था 2017 में हुआ था, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एग्रो प्रोसेसिंग के क्लस्टर्स बनाए जाएं, कोल्ड चेन फैसिलिटीज क्रिएट की जाएं, अच्छी स्टोरेज का माध्यम दिया जाए किसानों को, वैल्यू एडिशन जो अपनी फसलों में वो कर सकें। इसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एग्रो प्रोसेसिंग के सेक्टर में, उसको कहते हैं इरेडिएशन। इरेडिएशन आज 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स के लिए सहमति दी गई है। जो 1000 करोड़ की आपने बात की, उसमें 2 चीजों की घोषणा की गई है। एक तो 50 इरेडिएशन यूनिट्स बनाए जाएंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएंगे। अब आपने पूछा कि किसानों को इससे क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि इरेडिएशन फैसिलिटीज के माध्यम से किसान अपनी जो पोस्ट हार्वेस्ट, जिसका आपने भी जिक्र किया, जो लॉसेस होती हैं फसल में, जैसे कभी कभी स्प्राउटिंग हो जाती है, कभी कभी ओवर राइप हो जाती है फसल, उसमें कोई ना कोई कीटाणु आ जाते हैं जिसको हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, या उनकी शेल्फ लाइफ घट जाती है, कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है केमिकल या बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, जिससे शेल्फ लाइफ घट जाती है। इरेडिएशन यूनिट्स में क्या होगा, किसानों को फैसिलिटीज दी जाएंगी इन सब चीजों के चैलेंजेस को खत्म करने के लिए। और दूसरा क्या होगा, फूड टेस्टिंग लैब्स बनाएंगे करीब 100। उससे क्या होता है कि जैसे फसलों की भी टेस्टिंग होती है, प्रोक्योरमेंट से पहले भी होती है, एक्सपोर्ट के लिए भी होती है, तो जब आप ऐसे फूड टेस्टिंग लैब्स बनाएंगे तो अच्छी फैसिलिटीज जब आप फार्मर्स को देंगे तो सैंपल एनालिसिस जल्दी होगा, उसमें इंपोर्ट कंप्लायंस बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जोर रहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट भारत बनाए, तो किसानों को भी क्वालिटी फसल बनाने के लिए ये जो आज के 2 कैबिनेट के फैसले हैं, ये मदद करेंगे। आपने जिक्र किया फूड इरेडिएशन यूनिट्स का। क्या इसके मोटे तौर पे मायने ये माना जाए, जैसे किसान की फसल जब उसका हार्वेस्टिंग सीजन हो जाता है तो वहां पे उसको रखने के लिए, सुरक्षित भंडारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिल पाती, कई बार इसकी वजह से ही उनको बाजार में उपयुक्त कीमत नहीं मिल पाती। इस सब चीजों से क्या उनकी इन दोनों समस्याओं का समाधान मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेसिक एम यही है कि स्टोरेज बढ़ाई जाए और साइंटिफिक तरीके से स्टोरेज बढ़ाई जाए, इस तरीके से कि क्वालिटी भी फसल की खराब ना हो, शेल्फ लाइफ भी बढ़े। अब इसका आउटकम अल्टीमेटली ये होता है कि आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ये हेल्प करती है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर देखें तो जो एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की है भारत से, वो करीब 10 साल पहले $5 बिलियन हुआ करती थी, जो अब बढ़कर $11 बिलियन हो गई है। और शेयर जो है प्रोसेस्ड फूड का, जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें 14% होता था करीब एक डेकेड पहले, जो अब बढ़ के 24% हो गया। तो ये जो कृषि संपदा योजना है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे हैं ऑलरेडी 2017 से आज तक, जिसमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। अब उसी प्रोजेक्ट को फर्दर स्ट्रेंथन आज किया गया है।
इसके साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि गुणवत्ता सुधार होगा अगर हम इस तरीके से, खासतौर पे जो लैब्स की सुविधा किसानों को अगर हम देते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, इसका किसानों को फसल उपजाने के लिए कितना सीधा तौर पे फायदा मिलने की उम्मीद है? देखिए, फूड टेस्टिंग लैब्स का एक ही फायदा होता है कि जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे पंजाब से या उत्तराखंड से लीची की एक्सपोर्ट होती है फॉर इंस्टेंस। अब आप अगर उसकी ऐसी फैसिलिटी बना देंगे जहां जल्दी से टेस्टिंग हो जाएगी फसल की, उससे क्या होगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में हमें आसानी होगी। हमारी सैंपल टेस्टिंग में जो वक्त लगता है आज की डेट में, अगर आपको 1 महीना लगता है तो अच्छी फैसिलिटी से आपको वो टाइम घटाने की भी फैसिलिटी होगी। तो ये डायरेक्ट जो बेनिफिट है फार्मर को ही है। जिस तरह से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातचीत की गई है, इसमें क्या सरकारी तंत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है जो इस तरह की फैसिलिटीज की स्थापना कर सकें? निजी क्षेत्र पहले से ही इन्वॉल्व है कृषि संपदा योजना में, तो जाहिर सी बात है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ही होगा। इससे किसानों की आय बढ़ने में फौरी तौर पे कितना फायदा मिलने की उम्मीद है? वो एस्टिमेट लगाना अभी आसान नहीं है मेरे लिए, पर जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। जिस तरह से सूचना प्रसारण मंत्री जी ने बताया कि सबसे पहले सरकार का जो फोकस है किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ किसानों को इस बात के लिए मानसिक तौर पे भी तैयार करना या उनकी जानकारी बढ़ाना कि ये सारी यूनिट्स की जरूरत क्यों होती है और इससे उनको क्या फायदा मिलने की उम्मीद है और उनकी फसलें खराब नहीं होंगी अगर उत्पादन ज्यादा भी हो जाता है। तो ये किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम है? ये जो आपने अभी जिक्र किया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक अलग एजेंडा आज कैबिनेट ने लिया है। उस एजेंडा के तहत ये डिसाइड किया गया है कि करीब 2000 करोड़ का जो है ग्रांट इन एड दिया जाएगा एनसीडीसी को। एनसीडीसी एक ऐसी संस्था है जो देश की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। हमें ये याद रखना होगा कि देश में करीब 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं आज की डेट में, जिसके साथ करीब 30 करोड़ फार्मर्स जुड़े हुए हैं। आज की जो घोषणा हुई है स्पेसिफिकली, उससे ये तय किया गया है कि करीब 3 करोड़ मेंबर्स जो हैं 13,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनको लाभ होगा। अब होगा क्या कि जब एनसीडीसी का कैपिटल बढ़ाएंगे, उनको 2000 करोड़ का मदद देंगे, 4 साल के लिए दिया जाएगा 2000 करोड़, तो 500 करोड़ पर ईयर हो जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या घोषणा की। आप सब जानते हैं कि एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अदिति, आप जिक्र कर रही थी एनसीडीसी के माध्यम से किसानों को या सहकारी समितियों को किस तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है आज के फैसले से? जो 2000 करोड़ का मैं कह रही थी कि कैपिटल बढ़ाया जाएगा एनसीडीसी का, 4 साल के लिए कायम रहेगी स्कीम जी। उससे क्या होगा कि मार्केट से एनसीडीसी और भी लोन्स रेज कर पाएगी और पैसा रेज कर पाएगी। 2000 करोड़ से करीब 20,000 करोड़ रेज कर पाएगी 4 साल में। उससे क्या होगा कि इनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब एनसीडीसी फिर जैसे डेयरी सेक्टर में कोई कोऑपरेटिव है या कोई कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में है और फिशरीज में कितने सारे हैं आजकल, हर सेक्टर में एक कोऑपरेटिव बन रहे हैं, तो उनको लोन एक्सटेंड करेंगे और उससे क्या होगा कि किसानों को हाथ में पैसा मिलेगा तो उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी काम की। और ये भी देखना जरूरी है कि इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया है कि 2000 करोड़ से आप पैसा बढ़ा दीजिए एनसीडीसी का, क्योंकि इनके जो एनपीएस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई भी नहीं है एनसीडीसी का। 99% लोन्स रीपेड हैं। सहकारी समितियों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जहां पे सहायता का पूरी तरह से सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग ही कहा जाएगा इसे, तो ऐसे माध्यम में अगर सरकार और उनको सहायता देती है और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तो इससे इस क्षेत्र में कितने लोगों को फायदा होगा। जिस तरह से आपने बताया कि चाहे वो डेयरी है, चाहे वो मत्स्य पालन है, चीनी है, पशुधन है, वस्त्र है, खाद्य प्रसंस्करण है, भंडारण है, कोल्ड स्टोरेज, शीतगृह है, तो इस तरीके से अगर कहीं सपोर्ट मिलता है तो इसकी इस तरह की चीजें जो बनानी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बेहतर हो सकेगा। जी बिल्कुल, आपको पहले जैसे मैंने कहा कि 3 करोड़ मेंबर्स जी
और 13,000 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस पर्टिकुलर स्कीम का लाभ उठा पाएंगी। आपने जो ब्रॉड लाभ की बात की, उसमें देखिए क्यों ज़रूरी है एनसीडीसी के माध्यम से कोऑपरेटिव्स का सशक्तिकरण, क्योंकि कोऑपरेटिव्स रूरल इकोनॉमी का एक स्तंभ है। और अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें रूरल इकोनॉमी में, तो उसका बहुत बड़ा माध्यम कोऑपरेटिव्स हैं। हम अमूल का एग्जाम्पल ले लें या हम लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल ले लें, ये सब महिलाएं चलाती हैं। तो इन सारी सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें बहुत सारी सोसाइटीज क्या महिलाओं के द्वारा ही संचालित हैं? बहुत सारी संचालित भी हैं, बहुत सारी में महिलाएं कार्यरत भी हैं। तो इससे न सिर्फ जॉब जनरेशन होगा, इससे इनकम इनइक्वालिटी भी घटेगी और महिला और पुरुष के जो कार्य करने का जो रेशो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और आज की एक और महत्वपूर्ण घोषणा है जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी ने बताया है, उसके बारे में जानते हैं। अलुवाबारी से न्यू जलपाईगुड़ी 3rd and 4th लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलुवाबारी बिहार और बंगाल के सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत जरूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है। और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के जो मौजूदा नेटवर्क है उसको बढ़ाने की बात करी है, जिसमें तकरीबन 574 किलोमीटर को उन्होंने और एडिशन किया है, उसको बढ़ाया है। और तकरीबन 13 जिले और इसमें कवर होते हैं इन परियोजनाओं से। तकरीबन 11,200 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित लागत भी बताई गई है, जिसमें इटारसी नागपुर की चौथी लाइन है, औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर से परभणी की डबलिंग है, दोहरीकरण है, अलुवाबारी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी जो नॉर्थ ईस्ट की है उसमें तीसरी और चौथी दोनों लाइनों का आज इसमें घोषणा की गई है, और डांगोपासी जारोली तीसरी और चौथी लाइन। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण कदम समझते हैं इसे? बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। देश का जो रेलवे नेटवर्क है वो देश की लाइफलाइन है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रेलवे नेटवर्क से ही ट्रैवल करते हैं आज भी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन प्रदेशों को हेल्प करेगी जो आज की घोषणाएं हैं। और मेन आपने कहा कि जैसे 4 प्रोजेक्ट हैं और 13 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे। अब इनसे ब्रॉड आउटकम क्या होगा? ब्रॉड आउटकम इस स्कीम का है कि करीब 2000 विलेजेस जुड़ेंगी रेलवे से और करीब 43 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। ओवरऑल जो होती है स्पीड पोटेंशियल एक ट्रैक का, कि कितनी देर में ट्रेन चल रही है, मतलब जैसे 100 किलोमीटर कितनी देर में कवर हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि ज्यादातर ट्रैक्स 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पोटेंशियल से चले। तो इस वक्त हमारे देश में करीब 78% जो ट्रैक्स हैं वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रहे हैं, ऑलरेडी स्पीड पोटेंशियल है। ये जो आपने आज 4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, इनमें भी यही अनुमानित है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपने कहा जलपाईगुड़ी वाला, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकन नेक के नजदीक है, सिलीगुड़ी तक आपको लेकर जाएगा। उससे ना सिर्फ आम आदमियों के आने जाने की सुविधा होगी, अगर सपोज हमारे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहिए, कभी ट्रूप्स की मूवमेंट करनी हो, तो उससे भी आसानी होगी, कमोडिटीज भी मूव करेंगी, आर्म्स और इक्विपमेंट भी मूव कर सकेगा, हमारे सोल्जर्स भी जल्दी से मूव कर सकेंगे। जैसे एक अगर हम बात करते हैं इटारसी नागपुर में चौथी लाइन, औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर और परभणी की भी इसकी भी डबलिंग है। जब चौथी लाइन की बात करते हैं, इसका सीधे तौर पे जो मुझे समझ में आता है कि चौथी लाइन की जरूरत इसलिए है कि वहां पे ऑलरेडी जो रेलवे का नेटवर्क है उस पे चूंकि गाड़ियां ज्यादा हैं या उस पे वहां पे डिमांड ज्यादा है, और उसके अनुपात में गाड़ियां ज्यादा चलाने की आवश्यकता तो है, लेकिन ट्रैक्स नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। चाहे वो रेलवे की स्पीड को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर चौथी लाइन बनती है तो इससे हमारे वस्तुओं यानी माल के साथ साथ जो लोगों के आवागमन को कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? कम्यूटर्स को बहुत मदद मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे जो लोगों के सामान की आवागमन है उनको भी सहूलियत मिलेगी, उसकी भी लागत में भी कमी आने की पूरी उम्मीद नजर आती है। अदिति, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में